पेरिस आतंकी हमले में मरने वालों की संख्या 132 तक पहुंच गई है। इस हमले में बड़ा खुलासा ये हुआ है कि 3 फिदायीन हमलावर पेरिस में फ्रांस नेशनल स्टेडियम में घुसना चाहते थे, लेकिन ऐसा करने में नाकाम रहने पर उन्होंने खुद को बारूद से उड़ा दिया। उस वक्त स्टेडियम में 80,000 दर्शक थे जो फ्रांस जर्मनी का फुटबॉल मैच देख रहे थे। स्टेडियम में फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा होलांद भी मौजूद थे। पेरिस हमले में अब तक बेल्जियम से 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बेल्जियम पुलिस ने खुलासा किया है कि पेरिस हमले में 3 भाई शामिल थे। एक की पेरिस हमले में मौत हो गई, जबकि दूसरे को गिरफ्तार कर लिया गया है। तीसरे के बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। पुलिस ने एक संदिग्ध आतंकी की तस्वीर जारी की है। 26 साल के इस आतंकी का नाम है सलाह अब्देस्लाम। पुलिस के मुताबिक इसने बाटाक्लान हमले में शामिल कार को आतंकियों को दिया था। माना जा रहा है कि उन 3 भाइयों में से एक है जो हमले में शामिल थे। इसका एक भाई पेरिस में मारा गया है और दूसरा बेल्जियम से गिरफ्तार हुआ है। पेरिस पुलिस की माने तो आतंकी हमले में 7 आतंकी शामिल थे, जिसमें 6 आतंकियों ने खुद को उड़ाया, जबकि एक आतंकी को पुलिस ने मार गिराया। पेरिस में सुरक्षा बलों ने यह भी दावा किया है कि 2 हमलावर फ्रांस के नागरिक थे जो बेल्जियम में रह रहे थे। इनकी उम्र 20 साल और 31 साल की थी। पेरिस में पुलिस को साजिश की एक संदिग्ध कार मिली है, जिसमें 3 AK-47 राइफल के साथ 5 मैगजीन बरामद हुई है। पुलिस को कार से 11 खाली मैगजीन भी मिले हैं। कहा जा रहा है कि इस कार का इस्तेमाल हमले के दौरान आतंकियों ने किया था। पेरिस पर हमले के बाद फ्रांस ने ISIS के खिलाफ जंग और तेज कर दी है। सीरिया में ISIS के कब्जे वाले रक्का शहर पर फ्रांस ने जबरदस्त हवाई बमबारी की है। UAE और जॉर्डन से उड़ान भरकर फ्रांस के 10 फाइटर प्लेन ने ISIS के ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया। रक्का शहर पर करीब 20 बम बरसाए गए। टर्की में G20 देशों के सम्मेलन का आज दूसरा दिन है। पहले दिन ब्रिक्स देशों के साथ बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंक के खात्मे का रास्ता दिखाया और कहा कि पूरी मानवता को साथ आना होगा और आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होना होगा। साथ चलकर ही दुनिया के इस नासूर का अंत होगा। मोदी ने कहा कि ब्रिक्स देशों की ये पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। G20 समिट में शामिल हुए अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने पेरिस पर हमले को सभ्य दुनिया पर हमला कहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी आपस में मुलाकात की और खबरों के मुताबिक दोनों में सीरिया और यूक्रेन को लेकर बात हुई। सीरिया में रूसी मिलिट्री ऑपरेशन की अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने तारीफ की है। साथ ही ISIS के खिलाफ लड़ाई में मदद करने वाले सभी देशों का भी स्वागत किया है। टर्की में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत के आर्थिक विकास की सराहना की है। ओबामा ने कहा कि पीएम मोदी का अक्षय ऊर्जा के प्रति काम करने की दिशा और सोच सराहनीय है। इससे देश में रोजगार के अवसर ज्यादा पैदा होंगे। पेरिस में हुए सीरियल आतंकी हमले के खिलाफ फ्रांस के प्रति संवेदना व्यक्त करने के लिए मुंबई के छत्रपति शिवाजी रेल टर्मिनस को रंगीन रोशनी से सजाया गया। रोशनी की खासियत ये थी कि इसे फ्रांस के राष्ट्रीय झंडे के क्रम में सजाया गया। ऊपर लाल, बीच में सफेद और नीचे नीला, नजारा देखने लायक था। फ्रांस में 13/11 के आत्मघाती हमलों के विरोध में ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट ने दिल्ली के जंतर मंतर पर कैंडल मार्च निकाला। इस मार्च के जरिए दुनिया में आतंकवाद के खिलाफ आवाज बुलंद की गई। साथ ही हमले में मारे गए लोगों और उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की गई। पेरिस में हुए आतंकी हमले से आज पूरा देश गमगीन है। वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर इस घटना में मृत आत्माओं की शांति के लिए मोमबत्ती जलाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई और आतंक के खिलाफ नारा बुलंद किया गया। इस प्रार्थना में पेरिस से आए पर्यटक भी शामिल हुए। भोपाल में भी पेरिस हमले में मारे गए लोगों के लिए कैंडल मार्च निकाला गया। कोलकाता के लोगों ने भी पेरिस हमले के खिलाफ सड़कों पर अपनी एकजुटता दिखाई और कैंडल मार्च निकाला। सभी पीड़ित परिवार के सदस्यों के लिए दुआ कर रहे थे। तमिलनाडु में कई घंटों की मूसलाधार बारिश से भारी तबाही मची है। अब तक राज्य में बारिश के कहर में 59 लोगों की जान जा चुकी है। अगले 24 घंटे भारी बरसात की आशंका जताई गई है। मंगलवार तक तेज बारिश की भविष्यवाणी है, जिससे लोगों में डर है। आज चेन्नई के सभी स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। मृतकों के परिवार को सरकार 4 लाख का मुआवजा देगी। बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने फिर से अपनी भड़ास निकाली है। नागपुर में शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि उन्हें जितना बोलना था उन्होंने बोल दिया, अब बड़े बुजुर्ग बोल रहे हैं। शत्रुघ्न सिन्हा ने यह भी कहा कि अगर सच कहना बगावत है तो समझो हम बागी हैं। शत्रुघ्न सिन्हा ने यहाँ तक कहा कि मैंने ना तो कोई गुनाह किया है और ना ही पार्टी विरोधी गतिविधि में शामिल रहा हूँ। अब बोलना कम, जितना बोलना बोल दिया, बड़े बुजुर्ग बोल रहे हैं।
क्या कर रहे हैं। अब मैं शांत मन से जब बैठूंगा, दूर किनारे बैठ के चक्का मुजरा देख आराम से तब देखूंगा क्या क्या हो रहा है, क्या क्या होना चाहिए। मैं अब कुछ नहीं बोलूंगा। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने अजमेर शरीफ के हजरत ख्वाजा नईमुद्दीन चिश्ती की दरगाह में जियारत की और मुल्क में अमन शांति की दुआ मांगी। बाद में अब्दुल्ला ने कहा कि देश के हालात बेहद खराब हैं और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस मामले में दखल देना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत सरकार के ढीले रवैये की वजह से धर्म के नाम पर नफरत का जहर पूरे देश में फैलाया जा रहा है। यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बातों बातों में इशारा कर दिया है कि यूपी में भी बिहार की तर्ज पर महागठबंधन जैसी चुनाव पूर्व व्यवस्था हो सकती है। मीडिया के सवाल पर कि क्या बिहार की तरह यूपी में भी महागठबंधन करेंगे, तो इस पर सीएम अखिलेश यादव ने दो टूक कहा कि हाँ, मैं चाहता था। बिग बी अमिताभ बच्चन का एक अलग ही अंदाज देखने को मिला जब वो मुंबई की लोकल ट्रेन में अपनी टीवी शो आज की रात है जिंदगी को प्रमोट करने पहुंचे। अमिताभ के साथ उनके शो के रियल लाइफ हीरो सौरभ निमकर भी थे, जो अपने संगीत की कमाई को हर रोज एक एनजीओ को कैंसर पीड़ितों की मदद के लिए दान करते हैं। लोकल में बिग बी भी संगीत की धुनों पर जमकर झूमे। पूर्वांचल इलाके में मनाए जाने वाला महापर्व छठ का आज दूसरा दिन है, लेकिन अभी भी अपने पैतृक घरों तक पहुंचने के लिए ट्रेनों में मारामारी मची है। राजधानी दिल्ली में पूर्वांचल के रहने वाले लोगों की बड़ी तादाद है। यही वजह है कि रेलवे स्टेशनों पर इस वक्त जबरदस्त भीड़ है। हालांकि हर बार की तरह इस बार भी छठ पर घर जाने वाले लोगों के लिए रेलवे ने खास इंतजाम किए हैं। गाजियाबाद में हिंडन के गंदे पानी और घाटों पर फैली गंदगी के बीच छठ का महापर्व मनाया जाएगा। हालांकि छठ पूजा शुरू हो चुकी है, लेकिन हिंडन नदी में गंग नहर की सफाई के चलते गंग नहर में पानी नहीं छोड़ा जा सका है। केवल दिल्ली की तरफ यमुना से कुछ पानी बैक फ्लो में छोड़ा गया है, लेकिन पानी बदबूदार और गंदा होने के खिलाफ पूर्वांचल समाज के लोगों ने गाजियाबाद प्रशासन और दिल्ली सरकार के खिलाफ प्रदर्शन और नारेबाजी की। झारखंड राज्य का स्थापना दिवस राजधानी रांची सहित हर जिला मुख्यालयों में धूमधाम से मनाया गया, लेकिन बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उलीहातू को झारखंड सरकार और खूंटी प्रशासन ने भुला दिया। उलीहातू गांव में ना कोई कार्यक्रम हुआ और ना ही झारखंड सरकार का कोई भी मंत्री यहां पहुंचा। वन रैंक वन पेंशन का मुद्दा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। हरियाणा के अम्बाला छावनी के गांधी मैदान से पूर्व सैनिकों ने ओआरओपी पर एकजुट होकर सरकार के विरोध में हुंकार भरी। इस मौके पर मेजर जनरल सतबीर सिंह ने कहा कि सरकार के विरोध में पूरे देश में प्रदर्शन होंगे। चुटकुलों की वजह से अपने नाम के गलत इस्तेमाल से दुखी होकर जालंधर के मशहूर कॉमेडियन संता बंता ने अपना नाम बदल लिया है। जालंधर के प्रेस क्लब में पत्रकारों को जानकारी देते हुए संता बंता ने बताया कि अब उन्होंने अपना नया नाम शुगली मुगली रख लिया है और अब से वो अपनी कॉमेडी शुगली मुगली के नाम से करेंगे। WWE के मशहूर रेसलर दिलीप सिंह राणा उर्फ द ग्रेट खली ने पंजाब के लुधियाना में एक कुश्ती अकादमी का उद्घाटन किया। इस मौके पर खली ने कहा कि वो भारत में कुश्ती को प्रमोट करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि अगर सरकार मदद करे, इस देश में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। पिछले महीने बल्लभगढ़ के सुनपेट गांव में हुई आगजनी की घटना के बाद एक बार फिर फरीदाबाद में दलित समाज की महापंचायत का आयोजन किया गया। महापंचायत में समाज के लोगों ने साफ तौर पर सरकार को चेतावनी दी कि अब दलितों पर अत्याचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और सुनपेट कांड के बाकी 5 आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जाए। सोनीपत जिले के गोहाना में जाट आरक्षण को लेकर 5 जिलों की जाट पंचायत में 2 पक्षों में हंगामा हो गया, जिसमें राष्ट्रीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष अशोक मलिक ने अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष यशपाल मलिक को बाहरी कहते हुए उनका विरोध किया। मध्य प्रदेश के ग्वालियर पुलिस ने एक ऐसे चोर को गिरफ्तार किया है जो एमटेक पास है और रेल की एसी बोगियों में चोरी करता था। एमटेक पास चोर अश्विनी श्रीवास्तव ने कबूल किया है कि उसने अब तक 100 से ज्यादा ट्रेनों में चोरी की है। ग्वालियर के पौष इलाके विंडसर हिल के एक फ्लैट से पुलिस ने उसके चुराए हुए लाखों का माल बरामद किया है। बीती रात मुंबई के एक प्लेटिंग की कंपनी में आग लग गई। आग लगने से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। इस घटना में कंपनी का पूरा सामान जलकर खाक हो गया। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया जा सका। दिवाली के बाद से शहर में आग लगने की 8वीं घटना है।
हिमाचल प्रदेश में कुल्लू जिले के कोटला गांव में भयंकर आग से देवबड़ा छमाहों का मंदिर और गांव के 12 घर जलकर राख हो गए हैं। भावनी देवता का मंदिर भी आग में पूरी तरह से जल गया। आग की वजह से पूरे इलाके में घंटों अफरा तफरी का माहौल बना रहा। कई घंटों के बाद ही आग पर काबू पाया जा सका। यूपी में प्रधान पंचायत चुनाव की तारीख घोषित होते ही सरकारी बाबू सरेआम लूट खसोट में लग गए हैं। लोगों से नो ड्यूज बनाने के नाम पर खुलेआम 100 रुपए से लेकर 500 रुपए तक वसूले जा रहे हैं। इसके लिए बाकायदा टोकरी भर भर कर रुपया बटोरा जा रहा है। यूपी में 28 नवंबर से 10 दिसंबर के बीच ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत सदस्य पद के लिए 4 चरणों में चुनाव होने हैं। हरियाणा में फरीदाबाद की यामाहा कंपनी में जहरीली गैस लीक होने से 3 कर्मचारियों की मौत हो गई, जबकि 4 अन्य की हालत गंभीर है। उन्हें आईसीयू में रखा गया है। इस हादसे के बाद कंपनी में खलबली मच गई। प्रशासन के मुताबिक गैस लीक होने की वजह का पता किया जा रहा है। फरीदाबाद के ही थाना सूरजकुंड के तहत आने वाली ग्रीनफील्ड चौकी के पास बुढ़िया नाले में मिट्टी खोते हुए पति पत्नी की मिट्टी ढहने से दबकर मौत हो गई। पुलिस उन्हें तुरंत अस्पताल लेकर गई, लेकिन डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। मारे गए पति पत्नी के 4 बच्चे हैं, जिनमें से एक बच्चे की उम्र सिर्फ 15 दिन है। इस दंपति के रिश्तेदार सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि इन बच्चों की देखभाल सरकार करे। मथुरा के थाना गोवर्धन कस्बे के हाथी दरवाजा इलाके में लंबे समय से बेची जा रही अवैध हरियाणा शराब के जखीरे को स्थानीय लोगों ने एक मकान से बरामद कर पुलिस के हवाले कर दिया। इस दौरान आक्रोशित लोगों ने पुलिस की लापरवाही पर नाराजगी जाहिर करते हुए कई बोतलें सड़क पर तोड़ डाली। पटना के कदमकुआ थाना क्षेत्र के भिगना पहाड़ी इलाके की धरहरा कोठी के पास 2 जिंदा बम मिलने से हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने बम की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने बम स्क्वाड की टीम को बुलाया और जांच कर दोनों जिंदा बम को निष्क्रिय किया गया। पुलिस छानबीन में जुट गई है कि बम किसने रखा था। लुधियाना के खन्ना तहसील में मंजी साहिब गुरुद्वारे की सराय के कमरे में 2 महिलाओं का संदिग्ध अवस्था में शव बरामद हुआ है। इस पूरी घटना की असल वजह अभी तक पता नहीं चल सकी है। पुलिस ने अज्ञात शवों को कब्जे में ले लिया है और अपनी आगे की तफ्तीश शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश के हरदा जिले में एक नाव में सवार 14 लोग नर्मदा नदी में डूब गए, जिसमें से ग्रामीणों और गोताखोरों ने 9 लोगों को जिंदा बचा लिया, जबकि 2 लोगों के शव मिल चुके हैं। 3 लोग अभी भी लापता हैं, जिनकी तलाश जारी है। दरअसल हरदा जिले के डूब प्रभावित क्षेत्र के लोग नावों के सहारे ही रास्ता पार करते हैं, जिसमें कई बार हादसा होता है। राजधानी दिल्ली की कोंडली नहर में छठ पूजा के लिए घाट बना रहे 2 छात्रों की नहर में डूबने से मौत हो गई। हादसे के बाद दोनों ही परिवार सदमे में है। गाजीपुर गांव के रहने वाले पुष्कर और अमित अपने परिवार के लिए छठ पूजा का घाट तैयार करने गए थे, लेकिन इस दौरान पुष्कर का पांव फिसल गया और वो पानी में डूबने लगा। उसे बचाने के क्रम में दोस्त अमित भी डूब गया। यूपी के फिरोजाबाद में एक शख्स की लोगों ने जमकर पिटाई कर दी। युवक पर आरोप था कि उसने एक लड़की के साथ छेड़छाड़ की कोशिश की है। युवक की पिटाई करने के बाद लोगों ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया। लाल चंदन के तस्कर गांगी रेड्डी को कोल्लम से गिरफ्तार कर लिया गया है। गांगी रेड्डी की पुलिस को सालों से तलाश थी। चंदन तस्कर पर 28 पुलिस केस दर्ज हैं। पुलिस के मुताबिक उन्होंने तस्करों की एक सूची बनाई हुई है और एक एक करके उनकी गिरफ्तारी की जा रही है। हरियाणा के लाडवा में पत्नी से तलाक होने पर दूध पीती बच्ची को एक कलयुगी बाप आश्रम से बाहर छोड़कर फरार हो गया, लेकिन उसकी सारी करतूत सीसीटीवी में कैद हो गई। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बच्ची के आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक पत्नी से रिश्ता टूटने के बाद बाप बच्ची को छोड़ना चाहता था। मध्य प्रदेश के सागर जिले के खुरई में डकैतों ने बीजेपी नेता धर्मेंद्र जैन के घर को निशाना बनाया और 30 लाख रुपए नकद और 5 लाख रुपए के जेवरात ले उड़े। 8 हथियारबंद डकैतों ने सबसे पहले चौकीदारों को बंधक बनाया, फिर जबरदस्ती घर में घुसकर उन्होंने घर के सभी सदस्यों को भी बंधक बना लिया। डकैत अपने साथ घर में रखी 2 बंदूक और पिस्टल भी लेकर चले गए। दिल्ली के संगम विहार इलाके में मदनगीर के रहने वाले एक 32 साल के युवक गुलशन की देर रात चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। इसके बाद गुस्साए लोगों ने खानपुर स्थित बीआरडी रोड पर डेड बॉडी रखकर जमकर हंगामा किया और डीटीसी बसों में तोड़फोड़ की। हमलावर 3 से 4 थे। पुलिस ने गुलशन को नजदीक के बत्रा हॉस्पिटल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में थाना दादरी के नगला चमरू और नगला नैनसुख गांव में बदमाशों ने लूटपाट की और विरोध करने पर एक युवक की हत्या कर दी। वहीं इस पूरे मामले में एक महिला को बदमाशों ने जमकर पीटा भी। हालांकि मौके पर पहुंची पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, लेकिन अपराधी फरार है।
उत्तर प्रदेश के अमरोहा के नेशनल हाईवे 24 की सड़कों पर कार लूटने वाले गिरोह की दहशत बनी हुई है। ताजा मामले में मुरादाबाद से दिल्ली जा रहे कार सवार बैंक कर्मी रश्मि रंजन पांडे की कार को हाईवे पर लूट की घटनाओं का अंजाम देने वाले गैंग ने पीछा करना शुरू किया। बाद में कांका ठेर के पास गाड़ी को ओवरटेक कर उनके परिवार से जेवर, नकदी और कार लूटकर फरार हो गए। दिल्ली में भारत नगर और अशोक विहार थाना पुलिस ने 2 ऐसे अपराधियों को गिरफ्तार किया है जिनमें एक नाबालिग है तो दूसरा 11 नवंबर को बालिग हुआ है। इन दोनों पर कई लोगों को चाकू मारकर लूटने का आरोप है। इन्होंने मात्र 1.5 घंटे में ही लूट की 5 वारदातों को अंजाम दिया। फिलहाल ये सलाखों के पीछे हैं। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच बेंगलोर टेस्ट का आज तीसरा दिन है, जबकि खेल का दूसरा दिन बारिश की वजह से धुल गया। कल एक भी गेंद फेंकी नहीं जा सकी। पहले दिन टीम इंडिया ने मैच पर शिकंजा कस दिया था। पहली पारी में दक्षिण अफ्रीका के 214 के जवाब में टीम इंडिया ने बिना कोई विकेट खोए 80 रन बना लिए हैं। क्रीज पर टीम इंडिया के सलामी बल्लेबाज शिखर धवन और मुरली विजय डटे हुए हैं। पहले दिन का खेल खत्म होने के बाद शिखर धवन 45 और मुरली विजय 28 रन पर नाबाद हैं। 4 टेस्ट मैचों की सीरीज में भारत 1-0 से आगे है। पर्थ टेस्ट के तीसरे दिन न्यूजीलैंड ने ऑस्ट्रेलिया को करारा जवाब दिया है। पहली पारी में मेहमान न्यूजीलैंड ने 6 विकेट पर 510 रन बना लिए हैं। रॉस टेलर 235 पर नाबाद, जबकि केन विलियमसन ने 166 रन बनाए हैं। ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 9 विकेट पर 559 के स्कोर पर पारी घोषित कर दी थी। क्रिकेट ऑल स्टार सीरीज पर शेन वॉर्न की टीम वॉरियर्स का 3-0 से कब्जा हो गया है। तीसरे मैच में भी सचिन के ब्लास्टर्स को वॉर्न की टीम वॉरियर्स ने 4 विकेट से मात दे दी। वॉरियर्स के कप्तान शेन वॉर्न ने छक्का मारकर टीम को जीत दिलाई। वॉरियर्स के सामने जीत के लिए 220 रन का लक्ष्य था। चीन ओपन सुपर सीरीज के फाइनल में भारत की नंबर 1 बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल हार गई। ओलंपिक गोल्ड मेडल विजेता ली जुरेई ने सीधे गेम में 21-12, 21-15 से साइना को हरा दिया। साइना इस टूर्नामेंट की डिफेंडिंग चैंपियन थी।